आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान उसामा एजाज। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आम दिनों जैसा नहीं है। आज मुल्क की सियासत, रियासती इदारों और कौमी बयानी के दरमियान एक नई बहस जन्म ले चुकी है और इस बहस की बुनियाद बनी है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने सियासी मैदान और हर एक जगह पर ही हर मैदान में एक नई तपिश पैदा कर दी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी वजाहत और सख्ती के साथ कहा है कि फौज को अपनी सियासत से दूर रखा जाए। अवाम और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और ऐसे बयानी की गुंजाइश नहीं है जो रियासत और इदारों के खिलाफ हो। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लफा सियासतदानों का एहतराम करती है, लेकिन इदारे के खिलाफ महाज खोलना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI के बयानी पर भी शदीद एतराज किया गया है, जिसके बाद मुल्क की सियासत एक नई बहस में दाखिल हो चुकी है। दूसरी जानिब PTI की क़यादत का मौक़िफ़ है कि इख्तिलाफ़ राय को रियासती दुश्मनी करार देना हरगिज़ दुरुस्त नहीं और मुल्क को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो सियासी इस्तेहकाम की है, ना कि किसी मज़ीद टकराव की ज़रूरत है। उधर हुकूमत के वज़रा भी वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश महदूद हो रही है। कोई कहता है कि PTI ने अपना मौका गवा दिया है, तो कोई कहता है ऐसे बयानी के साथ बातचीत मुमकिन ही नहीं है। कुछ वज़रा तो ये भी कह रहे हैं कि अब रियासत के रेट बहाल करने का वक्त आ गया है और कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे में सवाल यह है, क्या सियासी दरार मजीद गहरी होगी या कोई और रास्ता निकलेगा? क्या बयानी की ये जंग मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है और क्या वाकई एक सियासी जमात को रियासती सलामती के लिए चैलेंज समझा जा रहा है या ये महज सियासी कशमकश है? आज हम इस पूरी सूरत हाल को सादा, गैर जानिबदार और हकाइक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है और इस सब के असरात क्या मुरतब होंगे। यही हमारा आज का मौजू है। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं आप और MNA भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अली गौहर बलूच साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा। साथ ही साथ सीनियर साफ़ी तजियाकार भी हैं रिजवान आजिज साहब, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अली गौहर साहब, आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। नून लीग की हुकूमत में होने के बावजूद आज सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। सर, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की नाकामी ने मौजूदा सियासी कशमकश को हवा दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा कि जब इस मुल्क में एक वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी और RTS सिस्टम के जरिए वोट चरा के एक हुकूमत बनाई गई और अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद किया गया और 2018 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का टाइम पूरा हुआ और उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब को तो डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो जब हम 13 से लेके 18 के आपको मुआशी फिगर्स और बाकी चीजें कोट करते हैं तो वो कहा जाता है कि ये पुरानी बात है। अब आ जाते हैं कि उस निगरान हुकूमत की तरफ। जब निगरान हुकूमत से पहले जब अदम एतमाद किया गया था और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त महंगाई की शरह आसमानों से बात कर रही थी। मुल्क जो था मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा क्राइसिस में था। सियासी तौर के ऊपर आप देख लें कि प्रोविंशियल 2 असम्बलीज डिसॉल्व कर दी गई थी जी। बड़ी मतलब है कि एक मुल्क में हिजानी कैफियत थी। ये भी कहा गया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और IMF को खतूत भी लिखे गए थे। वो आगे आएगी बात। फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त ये लोग इनके खिलाफ अदम एतमाद किया गया तो जाती दफा जो बानी PTI थे वो ये कह कर गए कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ और साथ ही साथ उन्होंने 2 सूबाई असम्बलियां भी डिसॉल्व की और मतलब है कि ये कहा गया कि ये तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मुआशी तौर पे ये मुल्क चल भी नहीं सकता, क्योंकि वाकई उन्होंने मुआशी तौर पर काफी बुरकस निकाला था मुल्क का। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए कि जिसमें आप भी अभी फरमा रहे थे कि ये कहा जाता था कि ये तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, कभी बांग्लादेश से मिसाल कर देते थे, कभी कहते थे कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा और यकीनन IMF के साथ उन तमाम जो कि ये मुआहदे सोपताज करके गए थे उनको रिव्यू में जाकर उनको दोबारा से करना और पाकिस्तान को अपने पांव के ऊपर खड़ा करना और साथ ही महंगाई की शरह काफी हद तक नीचे लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इवन IMF के साथ मुआहदे करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मरकज में देख लें, आप पंजाब में देख लें, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप इस तरह तो नहीं कह सकते। हाँ,
एक जमात जरूर है जिसने एक सियासी लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली तो उन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया। कभी 9 मई के वाकयात किए, कभी डिजिटल दहशतगर्दी की, कभी अपनी अफवाज और इदारों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। अपने सियासी मुखालफीन को जो है वो गालम गलूज के अलावा वो बात नहीं करते, वो तनकीद सुन ही नहीं सकते। जो उनके ऊपर तनकीद करेगा, वो सहाफ़ी हो, वो सियासतदान हो, वो उनका सियासी मुखालिफ हो, फिर उसको उसके साथ जो गालम गलूज की जाती है बेहुदा किस्म की, वो पूरे पाकिस्तान के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। आज पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा है। उनके दौर में पाकिस्तान, आपको याद होगा कि अगर हम पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात हैं उनका एनालिसिस करें तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था। मिडल ईस्ट को हमने नाराज किया, सऊदीया को हमने नाराज किया, चाइना का सी पैक बंद कर दिया, और ख़ास तौर पर ईरान के साथ रिलेशन हमारे उस वक्त खराब थे। तो आप देख लें कि आज शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत, आज देख लें कि पूरी दुनिया के साथ, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जिसको हम वो साइफर के ड्रामे किए और क्या क्या नहीं बोला था इन लोगों ने, आज पूरी दुनिया के साथ, खास तौर पर मार्का हक की अल्हम्दुलिल्लाह फतह के बाद पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के बयानिए की कदर की जाती है। आज पाकिस्तान की जो है वो ताज़ीम और तकरीम की नजरों के साथ पाकिस्तान को दुनिया में देखा जाता है। आज वो वक्त है कि जब हिजाज मुकद्दस की सरजमीन और हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी पाकिस्तान को दी गई हैं। आज वो वक्त है और मैं समझता हूं कि अब यकीनी तौर पर, मुआशी तौर पर चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हम पंजाब में खास तौर पर देखें, जिस पंजाब को बुजदार चला रहे थे और जो इनिशिएटिव आज मरियम नवाज साहबा ले रही हैं आज सीएम, वो मतलब है कि वो किसी ढकी छुपी नहीं है। और मार्का हक के बाद जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जिस तरह से उनको अमेरिका जैसे मुल्क में भी जिस तरह से उनकी इज्जत अफजाई की गई, ये अलग बात कि वहां पर जो इनके जत्थे थे वो उस दिन उनकी भी वो उनके खिलाफ जहर उगल रहे थे और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट आपके फील्ड मार्शल को इज्जत से नवाज रहा था। तो ये सोसाइटी में एक मतलब है कि दुनिया की सोसाइटी के अंदर और उन ममालिक के अंदर हर जगह कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर आज देखें कि पाकिस्तान को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। तो मैं समझता हूं कि अब वो वक्त है कि जो लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, जो कभी कैपिटल पर हमलावर होते हैं, कभी लॉकडाउन की सियासत करते हैं, कभी धरनों की सियासत करते हैं, अब पाकिस्तान के अवाम भी उनसे उकता चुके हैं। और कल से जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद तो फिर हालात काफी ज्यादा, मैं समझता हूँ कि आपके सामने है कि उन्होंने किन किन चीजों की निशानदेही की है। ठीक है अली गौहर बलूच साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपका मौक़िफ़ आ गया सर। रिजवान आजिज आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वेलकम करूंगा राना जाहिद उसामा, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना जाहिद उसामा साहब। रिजवान आजिज साहब, आप बताइएगा, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क की सियासी फ़ज़ा में जो रद्द-ए-अमल आया है, आप उसको किस जाविये से, किस तनाजुर से देख रहे हैं? देखिए उसामा, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सिर्फ एक मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मामूली बयान नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान के सियासी और दिफाई मंजरनामे की सीमत मुतय्यन करने वाला एक अहम मोड़ थी। पहली बात यह कि फौज ने वाज़ेह किया है कि इख्तिलाफी बयानिया जो है अब सिर्फ सियासी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि कौमी सलामती के लिए एक खतरा बन चुका है। ये एक इंतहाई सख्त मौकफ है जो ISPR की जानिब से लिया गया है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लिया गया है, और क्योंकि ये उनका ये कहना था कि ये एक शख्स या जमात की तनकीद को रियासती सिक्योरिटी के दायरे में लेकर आते हैं। दूसरी बात ये कि यह भी साफ किया गया कि बयानियाबाद में बैरूनी नेटवर्क, ट्रोल फर्म्स और मीडिया मुदाखलत कर रही है। ये DG ISPR की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका कहना था कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, जो अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज और एक दरार जो है पैदा करने की एक मजमूम कोशिश है। दूसरी बात यह कि यह भी साफ कहा गया कि बयानियाबाद में, और इसके ऊपर एक और आपको बात कहना चाहूंगा, जो मेरा नुक्ता नजर है वो ये था कि जब इख्तिलाफ को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया जाता है, इख्तिलाफ को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया जाए, तो हर सियासी बहस या तनकीद जो है जिसका मकसद सिर्फ अवामी शऊर को जगाना हो,
फौरन जुर्म बन जाती है। ये एक खतरनाक पेशरफ्ती से कह सकते हैं आप, जिससे ना सिर्फ सियासी अमल मुतासर होता है बल्कि आम शहरी का एतमाद भी रियासती इदारों पर कमजोर होता है। और आज का अगर हम बात करें, मेरे हवाले से आप बात करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम बात करें, तो मेरा असल सवाल आज का ये बनता है कि इख्तलाफ की हद कहां तक होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये मेरा सवाल बनता है, आपसे भी बनेगा, जाहिर सी बात है, और खासतौर पर जो हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात ये करना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इख्तलाफ की हद कहां तक है और ये हद मुतय्यन कौन करेगा? रियासत करेगी, फौज करेगी, या इन करेगा, कौन करेगा? ठीक है रिजवान साहब। राना जाहिद उसामा साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे बानी पीटीआई और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया गया है और DGISPR की जानिब से जो इंतबा दिया गया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की गुफ्तगू पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। चूंकि एक देखें, सबसे पहले इस चीज को क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो एक इदारा है, फौज एक इदारा है, जिस तरह पुलिस एक इदारा है, दीगर आपके पास रेस्क्यू इदारे हैं, फौज एक इदारा है जिसका काम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उस सरहदों की हिफाजत करना है, जो कि वो बड़े आसान तरीके से करते हैं और सरहदों पे हमारे जवान जो हैं मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल ग्राउंड है ये सियासी जमातों का है। इसमें चूंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो उनका मैं बयान कोट करूंगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कोई भी इदारा पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगा। लेकिन चूंकि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इदारों को ये बात कर दी कि वो कोई भी किसी भी सियासी लाए अमल में, कोई भी सियासी तारीख में किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ या पॉलिटिकल जमात के लिए काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि एक सियासी लीडर भी थे, पाकिस्तान के बानी भी हैं, तो सियासी ठीक है, मैं आपका नुक्ता नजर जो है राना साहब, मैं समझ चुका हूँ, मैं बिल्कुल आपका नुक्ता नजर समझ चुका हूँ। कायदे आज़म का जो आपने जो कॉल जो है वो जो कोट किया है, तहरीक इंसाफ ने शुरू किया, देखिए सुने मुकम्मल, मुझे पॉइंट रेज करने दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बयानियां लेकर आई और इमरान खान साहब ने बानी पीटीआई को जो कहा गया कि वो बराह रास्त जो है वो फौज को तनकीद का निशाना बनाते रहे। जब उनसे सवाल करते रहे, मैंने जाती तौर पे खान साहब से सवाल किया था, मैंने उनसे पूछा था कि आप, फौज तो इस मुल्क का काम इदारा है, हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, तो किस तरह से हम उनको जो तनकीद का निशाना बना सकते हैं? उस पर उन्होंने जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरी फौज से लड़ाई नहीं है और मेरी एक फर्द वाहिद से लड़ाई है। बात सिर्फ वही है जो कल DGISPR ने क्लियर कर दिया कि एक इदारे के साथ अगर आप किसी एक शख्स का नाम लेते हैं तो लीड कर रहे हैं उस इदारे को, पूरे इदारे पर सवाल आएगा। और आज पूरी कौम में जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्ड किया वो मुकम्मल इदारे के उस तरीकाकार से था। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका आगाज किया, तो फिर उस आगाज को हम देखते आए हैं किस तरह से उनके ट्विटर हैंडल से भी हमने देखा कि इदारों के हवाले से बात होती रही, एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद होती रही, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब के बाकायदा तस्वीर लगा के AI से तस्वीरें जनरेट करके उनका नाम लेके तनकीद करते रहे। इस लेवल तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात नहीं गई। माजी में हमने देखा जरूर है, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी बड़ा अग्रेसिवपन दिखाया था एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। दीगर भी बहुत सारे लीडर अपने अपने दौर में टकराव करते रहे हैं, लेकिन इस टकराव की एक हद थी तो उसको मुकम्मल कवर किया जा सकता था। हमारी एक रावी की एक मिसाल है, उसमें कहा जाता है कि किसी के साथ इस हद तक ताल्लुक खराब ना करो कि दोबारा में सलाम लेते हुए बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हद को क्रॉस कर चुकी है कि दोबारा टेबल टॉक पे नहीं बैठ सकती। कल जो DGISPR का बयान आपने सुना है, जो उनकी गुफ्तगू सुनी है, हम शॉक्ड थे। हम कतन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अहमद शरीफ साहब इस तरह की गुफ्तगू भी कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल को देख लें, उनके पॉलिटिकल सिनेरियो को देख लें, खान साहब के ट्विटर हैंडल को देख लें, तो वो भी हद क्रॉस कर चुके हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना चाहिए। ये भी खान साहब का एक नैरेटिव ग्रुप है
कि वो कहते हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, सियासी जमातें सियासी जमातों के साथ बैठती हैं। हाँ, हम भी इस चीज के उनके में है कि किसी भी किस्म के इदारे को पॉलिटिकल सिनेरियो में अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों के साथ बैठेंगे तो इस मसले का हल निकल सकता है। तो डायरेक्टली आप एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज करके उनके ऊपर आप बयानियां बना के आप इस चीज को जो है वो इंडोर्स नहीं कर सकते। ठीक है राना ज़ाहिद साहब। अली गौर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आप ही के कुछ वुज़रा कहते हैं कि पीटीआई ने मुज़ाकरात का मौका गवा दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सुर्ख लकीर जो है वो पीटीआई अबूर कर चुकी है। क्या नून लीग की नजर में अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बचती है? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि हमेशा जो सियासी पार्टीज हैं वो अपने मसाइल का हल जो है वो सब्र के साथ और सियासत के साथ और गुफ्तो शनीद के साथ निकालते हैं जी। जब आप अपने जो तर्ज सियासत है उसमें आपका ये हो कि आप कोर कमांडर हाउस, जिसको जना हाउस भी कहा जाता है, उस पर हमलावर हो जाए और उसकी ईंट से ईंट बजा दे, जब आप एम आलम के जहाज को आग लगा दें, जब आप त्यागी के मॉडल को तोड़ दें, जब आप जो है वो मियां वाली और सरगोदा की अहम तनसीबात के ऊपर हमलावर हो जाए, GHQ के ऊपर हमलावर हो जाए, मोटरवेज को आग लगा दे, और खास तौर पर KP के पेशावर का वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था जी, आप उसको आग लगा दें, और फिर आप मतलब है कि सोशल मीडिया के जरिए अपने शुहदा, अपने वो जवान जो आपकी मुल्क की सरहदों की हिफाजत, उनके खिलाफ जहर तक उगले, मतलब एक सियासी मुखालफत की बिना के ऊपर। फिर आप ये समझिए कि जिस तरह से कल बात की गई कि आप अपने आप को पाकिस्तान से भी ऊपर समझते हैं, आप अपने आप को देखे ना, कोई अगर पॉलिटिकल पार्टीज की ये हालात है कि जिन सियासी पार्टीज के साथ बैठ के आपने बात करनी थी, आप कहते कि नहीं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा जी, आप चूंकि आपको लाने वाले, आपके गुब्बारे में हवा भरने वाले वही थे, तो इसलिए ये बात करते हैं। साथ ही साथ अपनी मुखालिफ सियासी पार्टीज को वो चोर और डाकू के नाम से पुकारते हैं। ये अलग बात है कि जब इनकी जेबें चेक की गई तो कहीं से 6-6 कैरेट की अंगूठियां हैं, कहीं कहीं करप्शन के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हैं। अल कादिर ट्रस्ट का वाला जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कभी करप्शन का किसी का स्कैंडल नहीं आया। आप जेली तोशाखाना की रसीदें बनवा के लाते हैं, मतलब है कि एक तरफ आपका ये है कि आप कहते थे कि मैं तो बड़ा करप्शन का लंबरदार हूँ, वो तो चले एक अलग टॉपिक है, अगर एक एक चीज पे बात की जाए तो वो घंटों उसी पर बात इनकी की जा सकती है। आपने खवातीन का नेक्सस बना के मुल्क में करप्शन करवाई पंजाब के अंदर। तो मकसद ये है कि इन तमाम चीजों के बाद अब आपका ये कौन सा जी सियासी रवैया है? मुल्क के ऊपर हमलावर आप होते हैं, गालम गलूच आप करते हैं, इदारों के खिलाफ बदजुबानी आप करते हैं, सोशल मीडिया को आप इदारों के खिलाफ टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अली गौर साहब एक सवाल मेरा है यहाँ पे आपसे कि माजी में भी हम देखते आए हैं कि 2017 में अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो यही था, मुझे क्यों निकाला। उसके बाद अगर हम उससे पहले की बात करें तो सियासी जमातें जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो नूरा कुश्ती होती रही है वो सब लोग देखते रहे, पूरे पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया देखती रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जो सख्त बयानिया जो है अब बनाया जा रहा है या बन चुका है पीटीआई के खिलाफ, तो कल को ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पीटीआई की जगह पे नून लीग हो और फिर वही हालात हो जाए 2017 वाले, या पीपल्स पार्टी आ जाए और वो हालात हो जाएं, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि यही हालात वापस नून लीग पे भी आ सकते हैं और पीपल्स पार्टी पर भी लेकिन रिजवान साहब, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगा। कम से कम जो है खवारजियों से बात करने की जो है ना, वो जो इस वक्त उनसे टेबल टॉक करने की जो बातें हो रही हैं, वो बात नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई, और कभी भी हिंदुस्तान से मदद नहीं मांगी गई, कभी भी ये जो आपसी जो लड़ाइयाँ थी वो इंडियन मीडिया के ऊपर कवर नहीं हुई जिस तरीके से अब हो रही हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब सियासी जमातें जो होती हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक माहौल के अंदर या उस कंट्री के अंदर हमेशा जो अपने आपस के मामला होते हैं वो सियासी जमातें जो हैं वो टेबल टॉक करती हैं और आपस में बैठ के हल करती हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रिजवान साहब आपका मौकफ आ गया, मैं चाहता हूँ अली गौर साहब जवाब दे दें।
गौहर साहब से पूछते हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का एक नारा था, मुस्लिम लीग नून ने उस नारे की बुनियाद पे सियासी एक जमात का पूरा बिल्डअप किया है, वोट को इज्जत दो। उसका मतलब क्या था कि वोट को इज्जत किस तरह से दी जानी थी, क्या उस तरह से दी जानी थी, इनसे पूछ लीजिए जिस तरह मौजूदा इलेक्शन में दी गई है। वहां पे वोट चोरी किया गया है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब पूरी जमात को साइड पे कर दें? मैं ये नहीं कहूंगा कि 17 सीटों को 170 बना दिया गया, ये बात की बातें हैं। मियां नवाज शरीफ साहब क्या हलफ देने को तैयार हैं कि अपनी जाती जो सीट है उनकी यास्मीन राशिद के बदले में क्या वो उन्होंने वोट को इज्जत दी है? क्या ठीक वो है, अपनी ठीक है, सीट ठीक है। राना जाहिद साहब, वोट बिल्कुल चोरी बिल्कुल करके आपका गए? सवाल आगे मैं चाहता हूँ अली गौहर साहब जो है वो उसके ऊपर जवाब दें। क्या जवाब दे? देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि पहला सवाल ये है कि जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ या उन पर तनकीद PMLN के अदवार में की गई। देखें, 3 से 4 हुकूमतें नवाज शरीफ साहब की टूटी, पीपल्स पार्टी और 3-4 दफा वो कैदो बंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की। जेल के अंदर सूरत हाल ये थी कि जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी तो जब उन्होंने कहा कि मेरी फोन पे बात करवा दें तो उनकी फोन पे बात भी ना करवाएगी। मरियम नवाज साहिबा जेल में उनसे मिलने आई तो बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार भी किया गया अजियत पहुंचाने के लिए। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने जमहूरियत के लिए बड़ी स्ट्रगल की है और जाहिर है कि पाकिस्तान के वो लीडर है जिसने चागी के मकाम के ऊपर धमाके करवाकर इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया था जब दुनिया उसको रोक रही थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की, जमहूरियत में रखने डालने वाले लोगों की भी निशानदेही की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने किस दिन कोर कमांडर हाउस को आग लगाई थी? किस दिन नवाज शरीफ साहब ने जो तनसीबात के ऊपर जाकर हमला आवर हो गए थे? किस दिन नवाज शरीफ साहब वफाक के ऊपर कील वाली लाठियां और गुलेले लेकर हमला आवर हो गए थे? किस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ट्रोलिंग के लिए सोशल मीडिया पे टीम बनाई थी? हाँ, हम आज भी कहते हैं अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर कोई बात करनी तो आप सियासी पार्टी के साथ बैठ के बात करें ना। उस बात को करने का भी एक तरीका है और उस बात के लिए अपने मौकफ को उन तक पहुंचाने का भी एक तरीका है। तो हमने देखें जो पीपल्स पार्टी है उसकी भी कुर्बानियां हैं, हम मानते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी लगे, बेनजीर साहबा शहीद हुई, फरियाल जो तालपुर है जरदारी साहब की बहन उनको भी जेल में डाला इसमें जो अपने आप को जमहूरी कहता है, जिसका जनरल हीरो इस्लाम और जनरल पाशा ने जिस गुब्बारे में हवा भरी थी, जो अपने आप को बड़ा जमहूरी समझता है। तो मकसद ये है कि आपने अगर सियासत करनी है तो सियासी क्या नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत हो कि आप नारे की तरफ आ जाए? नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल बात की। देखें, बात ये है कि आप मुल्क के अंदर इदारे मौजूद है ना। जब RTS सिस्टम के जरिए सीटें छीनी गई थी तो हम किधर गए थे? हम इदारों के पास ही गए ना, अदालतों में गए, ट्रिब्यूनल्स में गए। अपने वोटों की जब सियालकोट में धुंध पड़ गई थी और डस्का की सीट चोरी की गई थी तो हम किधर गए थे? इदारों के पास गए थे ना। तो देखें, सियासी ये इल्जाम लगा देना कि फलां हल्के में वोट चोरी हुआ है, उसके लिए तमाम उसके अगर हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं तो उसके फॉर्म मौजूद है, उन फॉर्म पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी का। ठीक है अली गौर साहब आपका मौकफ आ गया। अली गौर साहब, मैं फिर आपकी जानिब आता हूं, एक बहुत आम सवाल आपसे मैं करूंगा, लेकिन इस वक्त हमें एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, माहिर कानून है रियासत अली आज़ाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एडवोकेट साहब, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वाज़े इंतबा दिया गया है मुल्क की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके बानी को, क्या इसे महज कानून के दायरे में मशवरा समझा जाएगा या इस पर भी कानूनी असरात मुरतब हो सकते हैं? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बुनियादी चीज है कि DG ISPR का काम नहीं है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। उसका काम है अपने इदारे के इंटरनल मामला के हवाले से गवर्नमेंट को या पब्लिक को ब्रीफ करना, उनका सियासी नैरेटिव देना या सियासी गुफ्तगू करना, ये उनको परमिट ही नहीं करता जो हमारा आइन और कानून है। हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने डोमेन के अंदर
पार्लियामेंटेरियन का काम है कि वो जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स करे। हमारी जो फौज उसका काम दिफा करना है वो करे। बिल्कुल हमारा उनको खराजे तहसीन भी है, हम हमेशा उसकी इज्जत और एहतराम भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका काम नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर आना। और जिस तरह DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बिल्कुल प्योरली, अगर तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट का कर रहा होता तो वो बिल्कुल ठीक थी, चूंकि सियासी लोग बढ़ के भी मारते हैं, नारे भी लगाते हैं, एक दूसरे को फिक्स करने की धमकियां भी देते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। लेकिन हमारा इदारा वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इदारा है, वो तमाम रियासत अली पाकिस्तानियों आज़ाद का साहब, इदारा। आपने जिक्र किया कि फौज जो है वो सियासी मामलात में अमल दखल ना करे, लेकिन मुल्क की एक सियासी जमात ये भी तो कहती है कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। देखिए वो तो सियासी नैरेटिव है, पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे तो उसमें देखिए एहतजाज मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन में करती रही, ठीक है। पीपल्स पार्टी भी करती रही ठीक है। है, PTI भी करती है, ये उनका बुनियादी हक है। लेकिन रियासत ये साहब, क्या अगर देखें ना, ये जो है इदारों रियासती को- रेट को चैलेंज इदारों नहीं को- है? एक हरीफ मुल्क के नेशनल मीडिया पे बैठ के वहां पर अपना नैरेटिव दिया जा रहा है, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, बयानिए बनाए जा रहे हैं। नौरीन खान साहिबा की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया, आपकी नजर से भी गुजरा होगा सर? सर उसमें गुजारिश ये है कि उसको काउंटर करना जो जी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी उसका काम है। चले रियासत साहब, ये वो- तो ये तो एक बात हो गई, ये तो एक बात हो गई, लेकिन खवारजियों से लेकिन मुज़ाकरात की भी तो बात सुन करी है तो पाकिस्तान ले, तहरीक इंसाफ। मुझे सुन तो ले, सवाल पे सवाल कर रहे, मेरा जी मौका जी सुन जी लेना। जी रियासत साहब। सवाल ये है कि देखिए पॉलिटिक्स और चीज है। जी। अब देखें DGI-SPR, इसका मानी देखें कि क्या है, ठीक है, यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे, और जो वजीर इत्तलात होता है उससे क्या मतलब लिया जाता है, और वो किसको वो रिप्रेजेंट करता है। दोनों का डोमेन डिफरेंट है। हम जी। हमेशा अगर PTI या कोई पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, माजी में उन्होंने भी बहुत सारे, आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग नून का, आप गुजरांवाला का जलसा सुन ले, अय्याज सादिक की गुफ्तगू सुन ले, वो जो रशीद साहब है उनकी गुफ्तगू सुन ले। बात यह है कि हर बंदा जब अपोजिशन में होता है तो वो ऐसी गुफ्तगू करता है, और जी। जब हुकूमत में आ जाता है तो फिर तारीफें शुरू कर देते हैं। ये हमारे मुल्क का, हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया है। ठीक है। अब देखें मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था? गौर गलो साहब मुझे सुन रहे हैं, क्या उन्होंने ये जो बंदयाल चीफ जस्टिस था, वो सिटिंग चीफ जस्टिस था, उसकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसके पोस्टर के ऊपर जूते नहीं मारेंगे? ये छोड़े पॉलिटिकल पार्टीज, इनको उस वक्त फौज अच्छी लगती है जब इख्तिदार में ले आए, और जिसको इख्तिदार में ना लाए उसको फौज बुरी लगती है। तो ये एक रियलिटी है, इससे आंखें नहीं छुपाई जा सकती। लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, चूंकि मैं एज एक्सपर्ट लॉ का मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि चाहे पार्लियामेंट है, चाहे अदलिया है, चाहे हमारी पाक फौज है, तमाम इदारों को जो आइन के अंदर दिया गया डोमेन उसके अंदर रह के अपने मामलात करने हैं, तो वो बिल्कुल सबको एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप ट्रांसग्रेस करेंगे, पॉलिटिशियंस पाक फौज को क्रिटिसाइज करेंगे, बिल्कुल गलत। पाक फौज पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करेगी, बिल्कुल गलत। तो मैं इस हवाले से बहुत क्लैरिटी के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि तमाम इदारों का एहतराम है और हमें करना चाहिए। और इदारे मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, मईशत मजबूत होगी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मजबूत होगी। लेकिन अगर इदारे ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये मुनासिब नहीं मैं समझता। और DGI-SPR ने अपना जो डोमेन था उससे बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मैं गलत हो सकता हूं, ये मेरी एक राय है। रियासत एक नया सवाल है, एक छोटा सा, कि पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 19 है और कल की जो DGI-SPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इन दोनों चीजों को किस तनाजुर में देखते हैं? क्योंकि आर्टिकल 19 जो है और 19A वो ये कहते हैं कि हर शहरी को इजहार ख्याल का मुकम्मल आजादी के साथ हक हासिल है। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये कहा गया है कि आप सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद नहीं कर सकते, आप नेशनल मीडिया पर बैठकर तनकीद नहीं कर सकते, आप कोई बात नहीं कर सकते। कोई कई चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी नहीं लगती, या किसी भी सियासी पार्टी को अच्छी नहीं लग सकती, तो उसके ऊपर कोई भी बंदा अपना जो उनकी राय है वो दे सकता है ना। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आर्टिकल 19 और 19A और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, जितने भी आर्टिकल 8 से 28 है, चैप्टर नंबर 2 जो आइन के अंदर दिया गया है,
उसके ऊपर ये लिखा गया है कि रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, जो रिस्ट्रिक्शन आपको आयद होती है उससे बाहर नहीं आप जा सकते, आपको हक हासिल है, आप अपनी गुफ्तगू करें, लेकिन विद इन द पैरामीटर ऑफ आइन और कानून या जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ है उससे आप बाहर नहीं जा सकते। अब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हक है कि आप मदर पिदर आजाद हो जाए, ये भी आजादी नहीं, मैं तो इसका भी कायल नहीं हूं, लेकिन आपकी विद इन द पैरामीटर एंड मोरालिटीज के अंदर रहते हुए आप अपनी राय का इजहार करेंगे। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को गालियां देना शुरू कर दें, ये जैसे कल मैं बड़ी माजरत के साथ जो डीजी साहब ने फरमाया है, जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तो वो दोबारा कहना भी नहीं चाहता, ये मुनासिब नहीं है। उससे देखे ना, उन्होंने तो फरते जज्बात में ये गुफ्तगू कर दी है, लेकिन उससे देखे ना मुल्क के लिए हमारे, मैं इस चीज को प्रमोट करने का कायल हूं कि हमारा सियासी कल्चर भी प्रमोट होना चाहिए, हमारे जो सुबाइयत के अंदर जितने लोग हैं वो पाकिस्तानी है, वो हमारे मुसलमान भाई, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना है, इसको प्रमोट करें। जो इस मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी है इसको प्रमोट करें, इसके अंदर जो वतनीयत है आप उसको प्रमोट करें। जब आज देखे गवर्नमेंट में जो पार्टी बैठी उसको तो ये शायद अच्छा लगे, बाकियों को ये बुरा लगेगा, कल को वो आ जाते हैं तो फिर ये कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रियासत अली आजाद साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूँ। रियासत अली आजाद साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा तो चाहता हूँ कि पहले जो आपने गुफ्तगू की अली गौहर बलूच साहब से, उस पर मैं पूछ सकूं कि क्या कहेंगे वो आपकी गुफ्तगू के बारे में। और अली गौहर बलूच साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि अवाम को सियासी दरार और बयानी की जंग से महफूज रखने के लिए नून लीग की हुकूमत जो है उनकी अमली प्लानिंग क्या है, कैसे अवाम को इन सब सूरत हाल से महफूज रखा जाएगा? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मुझे जो है वो अपना जिस तरह से ट्रांसलेशन की गई है डीजी आईएसपीआर के गुफ्तगू की, मैं उससे ये इत्तेफाक नहीं करता। हालांकि उन्होंने अपनी बात में बड़ा क्लियरली कहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो मर्जी जिस तरह से मर्जी सियासत करें, आप इदारों के ऊपर गालम गलूच ना करें। सही, आप फौज को सियासत से दूर रखें, बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था। हाँ, उन्होंने तो इस बात की तंबीह की है जी कि भाई आप हमें सियासत में मत घसीटे, आप हमारे ऊपर, आप जब भी देखे ना जेल में मुलाकात हुई है तो ट्वीट किसके खिलाफ आती है? आर्मी फील्ड मार्शल के खिलाफ, अफवाज के खिलाफ, मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग होती है अफवाज के खिलाफ, और मतलब है कि हमारे इदारों के खिलाफ होती है। अगर किसी ने इख्तलाफ करना है वो गवर्नमेंट से करे, ला करे, वो हमें कहेंगे, हम उनको जवाब देंगे। तो बात ये है कि उन्होंने तो बड़ा क्लियर लिखा है। और अगर जो बंदा जीएचक्यू पर हमले करेगा, जो बंदा हर बात का मुर्दे इल्जाम इनको ठहराएगा, जो बंदा अपनी जिसकी जैसे भी की वो हुकूमत बनी है केपीके की, वहां से आप कहेंगे कि जनाब हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे, आपका बयानिया ये होगा। आप एक लफ्ज भी शोधा के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप गालियां देने के लिए और अब गालियां दिलवाने के लिए अपने ट्रोलिंग वाले जो अपने एजेंट रखे हुए उनके जरिए आप हर वक्त हर्जा सराई करते हैं, तो फिर वो आपको जवाब क्यों नहीं देंगे? वो हर उस इंतशार पसंद को जवाब देंगे आईएसपीआर के जरिए जो फौज की तरफ उंगली उठाए। सही, हर उसकी शर पसंदी पे बात करेंगे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि जनाब उनको सियासी उस पर बात नहीं करनी चाहिए? एक बंदा सियासत का लिबादा ओढ़ के मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात खुल्लम खुल्ला कर रहा है, अदालतें उनको सजाएं दे रही हैं दहशतगर्दी पर। सही, आप कहते हैं एक बंदा खुद सजा याफ्ता है, वो जेल को सियासी ड्राइंग रूम बनाना चाहता है, बल्कि वो सियासी ड्राइंग रूम क्या बनाना चाहता है? मुल्क में इंतशार फैलाने का अड्डा बनाना चाहता है। ठीक, तो इन चीजों की कैसे इजाजत दी जा सकती? बिल्कुल ठीक जवाब दिए, उनका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त था। वो अपने आप को, उनकी पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि खान है तो पाकिस्तान, वो तो अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं। ठीक है, वो ये समझते हैं कि जमहूरियत भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, कानून भी वही है, आइन भी वही है। जो बंदा पॉलिटिकल पार्टी या किसी का नुमाइंदा उसके साथ मिल जाए वो उसकी अल्फाज में बड़ा अच्छा हो जाता है,
जो उसके सियासी मुखालिफ पार्टी खड़ी हो, उनके मुझे बताएं डीजल के नारे और ये बातें कि किसने अपने सियासी मुखालफिन के बारे में की है। नंगी गालियां दिलवाई जाती हैं उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जो उसके सियासी मुखालफिन है। फौज, अगर फौज उसको दोबारा वोट चुरा के ना दे, उसको दोबारा वोट चुरा के मसलेदार पर ना बिठाए, तो फौज बहुत बुरी है। फिर वो उसके ऊपर हमला भी करेगा, फिर उसके खिलाफ गालियां भी देगा, फिर उस पर तनकीद भी करेगा। तो ये आप चीजों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। सही। रिजवान अजी साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जो खलीज पैदा हो गई है पीटीआई और इदारों के दरमियान, DGISPR ने भी कल जो गुफ्तगू की, उन्होंने भी इंतबाह दिया, क्या कोई हल निकलते हुए देख रहे हैं? क्या सियासी जमातें जो हैं वो एक साथ एक टेबल पर बैठेंगी और एक पेज पर आएंगी क्या? देखिए उसामा भाई, मेरा ये मानना है, बल्कि मैंने साफत एक स्टूडेंट हूं, तो मैंने जब से ये पाकिस्तान की सियासत को पढ़ना और इसके बारे में जानना शुरू किया, तो ये शुरू से मैं ये अलमिया मुझे नजर आ रहा है। शुरू से मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ, और सबसे बड़ा आप देख लें कि इसी सियासत की नजर हो गया था पाकिस्तान 2 लाख हुआ। उसके बाद अब भी आप देखें उसी नूरा किश्ती का शिकार है पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुस्तकबिल करीब में अफ़वाह व तफ़हीम की सियासत मुझे नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही। और जिस तरह से अब बहुत ज्यादा जिस लेवल पे जाके नैरेटिव बिल्ड किया है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने, वहां से वापस आना भी उनकी सियासी मौत होगी और वहां पे रहना भी उनकी सियासी मौत है। अब दोनों तरफ से जो PTI और इमरान खान साहब हैं वो मुश्किल में है इस मौके पे, इस हवाले से। ठीक है, रियासत अली आज़ाद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, सियासी बयानिया और इदारों के खिलाफ जो इल्जामात की कानूनी पहलुओं को देखते हुए आप आइंदा चले, रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं वो इस वक्त जा चुके हैं, और गौहर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये जो कानूनी पहलू हैं जो इल्ज़ामात के हवाले से, ठीक है नाजरीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम में गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ अली गौहर बलोच जो कि सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी मौजूद थे, और उनकी जानिब से जो है सेकंड किया गया है। DGISPR ने कल जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैं इस ट्रांसलेशन को मिनोअन मानता हूँ। रिजवान अजी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, उन्होंने कहा कि इतना सख्त जो बयानिया इस वक्त PTI ने बनाया है, PTI को अब जो है देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वो अपनी सियासत को आगे लेकर चलते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बहुत ही सीनियर एडवोकेट थे जो कि माहिर कानून भी हैं, कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं, रियासत अली आज़ाद साहब। उन्होंने कहा कि DGISPR जो है वो सियासी जो मामलात हैं उनमें जो मदाखलत कर रहे हैं वो हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। खैर ये सबकी अपनी ज़ाती राय थी। नाज़रीन, आखिर में सवाल वही है जिसका जवाब पूरे प्रोग्राम में हम तलाश करते रहे, इस मसले का हल कब निकलेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? अवाम आज भी जवाब चाहते हैं, शफाफियत चाहते हैं, और सबसे बढ़कर इंसाफ चाहते हैं। इदारों ने अपना किरदार अदा करना है, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, फैसले करने वालों ने ये याद रखना है कि कौम का सब्र लामहदूद नहीं होता। आज की गुफ्तगू ने कई हकीकतें खोली हैं, मगर दरवाजे अब भी बंद है। जब तक सच सामने नहीं आएगा बात अधूरी रहेगी, और हम भी सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ उसामा एजाज को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।